क्या हाल चाल। आज तुम्हारा दिमाग इस वीडियो के बाद शायद ब्लास्ट हो सकता है। इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज तुम्हारे सामने रखने वाला हूं और कुछ भी ऐसा फिक्शनल नहीं होगा। बट तुम्हें ऐसा सुन के लगेगा कि भाई क्या हो रहा है नेचर के अंदर। फंडामेंटल लेवल पे मान लो अगर हम छोटे होके फंडामेंटल लेवल पे चले जाएं, भाई हमारा तो दिमाग ही फट जाएगा। ये कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। और एक बड़ा ही ज्यादा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, डोंट वरी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को लाए बिना मैं तुम्हें आज एक चीज सिखाने वाला हूं, एक चीज बताने वाला हूं, एक चीज को शेयर करने वाला हूं तुम्हारे साथ, विच इज YDSC। दिस इज, कुछ लोंडे लपाड़े होते हैं, कुछ जवान जवान से अपने बायो में लिख लेते हैं YDSC। वैसे मैंने ही लिख रखा है। तो YDSC का मतलब होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओ भाई साहब, इसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अरे भाई साहब, ये इसने पहली बार बताया कितना ज्यादा वियर्ड है क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बताया था। ऐसे दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और एक कांस्टेंट फेज में हो, दो सोर्सेज, या फिर लेजर के बारे में भी बताया था। और साथ ही साथ तुम्हें थोड़ा सा हिंट दिया था ना YDSC का। मान लो यहां पे मेरे पास एक ही सोर्स है, मैं उसको दो में डिवाइड करना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, एक स्लिट बना लो, मतलब एक शीट लो, उसमें से दो कट लगा दो छोटे छोटे से, ठीक है। वैसे ही कुछ मैंने यहां बना रखा है। यहां पे है लेटर से स्क्रीन। अब ध्यान से सुनने की बारी है। मैं तीन एग्जांपल्स लेने वाला हूं। लेटर से एक वाटर वेव्स की, बताता हूं इसका मतलब क्यों ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है। एक बुलेट्स की बात करने वाला हूं और एक हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करने वाले। याद रखना, अभी मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट लाइट के साथ किया गया था, मैं उसमें अभी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्टेड हूं। मैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करने वाला हूं। मैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ घुसने की कोशिश करने वाला हूं, ना कि वही ऑर्डिनरी ऑप्टिक्स नहीं सिखाने वाला मैं तुम्हें वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स नहीं बताने वाला। मैं कुछ न्यू बताने वाला। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक स्क्रीन है, इस पे कुछ लेटर्स से कुछ V डिस्टेंस पे, बस मेरे को V ही शब्द पता है। देखो, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा वाई V, बट फिलहाल के लिए यहां पे मैंने एक लगा दिया डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा पार्टिकल्स को जो भी आ रहे होंगे, मूव कर सकता है ये स्क्रीन पे, ठीक है। मान लेते हैं अभी के लिए मैंने एक खिड़की को बंद कर दिया और यहां से पार्टिकल शूट हो रहे हैं, और ये पार्टिकल्स इस स्लिट से भी जाएंगे। ये डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर सकता है। ये डिटेक्टर होल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्ट करेगा, 0 1 2 3 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। ऐसा हमने डिटेक्टर यहां लगा रखा है। मेक श्योर ये बात को डाइजेस्ट कर गए हो, क्योंकि बेसिस तो यही है, ठीक है। हमने एक स्लिट को जैसे ही एक स्लिट को बंद किया, तो दूसरी से जो भी यहां से पार्टिकल्स आए, पार्टिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी लेटर से, वो फंक्शन है हमारे पास P1 ऑफ x। पहली स्लिट है ये, और ये दूसरी स्लिट है। इससे आने वाले, जरूरी थोड़ी सारे के सारे पार्टिकल यहीं आके टकराएंगे, कुछ ये कॉर्नर्स वगैरह पे लगने के बाद आगे पीछे हो जाएंगे ना। तो हम यहां से कोई तो पार्टिकल, लेटर से बुलेट्स को यहां से छोड़ रहे हैं, वो बुलेट्स आके यहां पे कलेक्ट हो रही हैं बाय दिस डिटेक्टर। वो बता रहा है कहां पे कितनी बुलेट्स कलेक्ट हुई, ठीक है। और हमारे पास कुछ ऐसा सा ग्राफ देखने को मिला। कहने का मतलब है कैसा ग्राफ है ये, बीच में सबसे ज्यादा बुलेट्स, जो कि सोच के इंट्यूटिवली भी समझ आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ बुलेट्स जो है वो साइड में भी लग सकती है, बट जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, उसके यहां पे लगने की, इस जगह पे लगने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती जाएगी। ऐसा था। फिर हमने इस स्लिट को बंद किया, इसको ओपन कर दिया, तो हमें ऐसा ही ग्राफ यहां भी देखने को मिल गया। लेटर से इसका नाम दे दिया P2x। प्रोबेबिलिटी बताना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा बुलेट्स कहां लगेंगी, सेंटर में, और बाकी थोड़ी थोड़ी इधर उधर भी जा सकती हैं। लगने के बाद इंट्यूटिवली सोच के समझ आता है। अच्छा, अगर मैं दोनों ही स्लिट को ओपन कर देता तो, अच्छा याद रखना, अभी मैं बुलेट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। सारी चीजें बुलेट के बारे में। यहां पे कोई मशीन गन लेके खड़ा हुआ है, मशीन गन लेके एक इंसान खड़ा, धड़ाधड़ फायर करता जा रहा है, ठीक है। और यहां पे बहुत सारे, ये हमारे पास एक डिटेक्टर हमने लगा रखा है। अगर मैं दोनों ही स्लिट ओपन कर देता, तो जो हमारी इंट्यूशन कह रही है, और जो बुलेट्स के कारण होता भी, ये बुलेट्स अगर हम फायर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता। देखो, मैं बड़ा अप्रोक्सीमेट सा ग्राफ बना रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना रहा हूं, बट ऐसा सा कुछ ग्राफ बनता, जिसका हम नाम दे रहे हैं P12x। अगर मैं दोनों स्लिट्स को ओपन कर देता, तो सारी बातें एकदम सही लग रही हैं। तो ये हमारे पास आया बुलेट्स के बारे में। तो मैं अगर इसके बारे में एक चीज लिखना चाहूं बुलेट्स के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 क्या आनी चाहिए, जो ये फंक्शन है, ये इन्हीं दोनों का मिक्सचर है, एज सिंपल एज दैट।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 1x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x, बस इतना, खत्म। इतना इजी था हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बुलेट्स ऑन द स्क्रीन व्हेन टू स्लिट्स आर ओपन, ऐसा सा कुछ चीज हमारे को दिख रही है, इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। नोट्स तो बनाते हो ना तुम, कहीं मैं कोई ऐसा प्रवचन थोड़ी सुना रहा हूं तो जो तुम्हें आराम से बैठ के सुनना है, ठीक है। फिलहाल के लिए वापिस आते हैं, इस बार बारी आई वाटर वेव्स की। जैसे ही मैंने यहां से वाटर वेव्स को भेजना स्टार्ट किया, ऐसे कुछ वाटर वेव की रिपल्स जाएंगी, यहां से भी जाएंगी और यहां से भी जाएंगी, आपस में इंटरफेयर की, और यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया। अगर मैं इंडिविजुअल स्लिट को ओपन करता फिर से ऐसे ही ग्राफ बन रहा था, लेकिन जैसे मैंने दोनों स्लिट्स को ओपन कर दिया तो ये जो वेव्स यहां से जा रही थी ये आपस में इंटरफेयर की और इंटरफेरेंस पैटर्न बना दिया, लगभग कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा, ऐसा सा कुछ, ठीक है। सेंटर में सबसे ज्यादा और उसके बाद धीरे 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 इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती रही। तो यहां पे मेरे को एक न्यू चीज लेके आनी पड़ेगी विच इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोल लो या एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, फिलहाल के लिए हम मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं घुसना चाहेंगे। ये जो कर्व है इस बार इसको I1x रिप्रेजेंट कर रहा है। I इज इधर इंटेंसिटी या मान लो एनर्जी की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें यहां देखने को मिलेगी इंडिविजुअल स्लिट के लिए, और दूसरी स्लिट ओपन करेंगे तो यहां पे देखने को मिलेगी। कंबाइन किया तो इस बार हमें दिखाई दिया एक इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मैं स्क्रीन पे एक एनिमेशन छोटी सी लगा देता हूं, यहां से देख लो। 1 2 3 लगा दियो राजन, भूलियो मत, ठीक है। तो ये है, समझ गए ना यहां तक इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में। बारी आती है क्वांटम पार्टिकल्स की। मैं जब ये लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा था ना, मैंने हमेशा बताया मैं खुद को समझाता हूं, जब मैं इसको इसको मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को एक कहानी याद आई। कहानी थी न्यूटन की और हाइगन की। अब न्यूटन जो थे ना भाई, वो थे पर्सनैलिटी बहुत बड़ी। न्यूटन ने बोल दिया कि दोपहर के 3 बजे बैठ के अगर उसने बोल दिया रात है डिनर लेके आओ, तो लाना पड़ता था, माननी पड़ती थी, इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी आदमी था वो, ठीक है। और डिजर्व भी करता था, बट ये बोलना तो डिजर्व नहीं करता था ना दिन में कि रात हो रही है। बट जो भी है, इन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ छोटी सी बॉल्स होती हैं जिन्हें हम कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे समझ लो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। न्यूटन सपोर्ट करते थे और वो पार्टिकल इन्हीं की ही मैकेनिक्स को फॉलो करता था, विच वाज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, तो इनकी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, यही था मेनली तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने बहुत अच्छे से बता दिया कि जो दूसरा इंसान है हाइगन्स, ये सही बोल रहा है, एक्चुअल में लाइट का वेव नेचर होता है। तो इनकी थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई। तो बाद में ये 19th सेंचुरी की एंड में जाते जाते 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में साइंटिस्ट सोचने लगे कि अगर लाइट, वैसे मैंने पूरी कहानी लास्ट टाइम सुनाई है ना वो फोटोन्स वाली, साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनी है, जैसे प्लैंक ने सबसे पहले बार सोचा था कि डिस्क्रीट अमाउंट में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं, वैसे ही फिर आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा क्वांटा ऑफ लाइट एग्जिस्ट करती है, लाइट हैज पार्टिकल नेचर। उसके बाद साइंटिस्ट सोचने लगे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल आज तक हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, एक चीज, एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आया विच इज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। अभी के लिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ऐसे समझ लो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा फेवर में था, बहुत ही ज्यादा फेवर में था कि जब इलेक्ट्रॉन को यूज करो सेम एक्सपेरिमेंट में, या ये जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा था। ये तो बहुत बड़ी दुविधा आ गई। इलेक्ट्रॉन अगर मैं तुम्हारे को बोलूं, तुम्हारे दिमाग में एकदम झट से ऐसा छोटा सा गोला आ जाएगा या एक डॉट सी आ जाएगी, है ना, एग्री करते हो। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बिहेव एज ए वेव। ये कैसी बात है, या तो एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत है। हमने फिर यही एक्सपेरिमेंट पे वापस आए, क्योंकि ये सबसे रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था, हम वापस इस पे आए, इलेक्ट्रॉन्स को भेजने की कोशिश की। हमने दोनों स्लिट्स ओपन की, रैंडमली धड़ाधड़ पार्टिकल्स को भेजने की कोशिश की। गेस करो क्या हुआ, हमें मिला इंटरफेरेंस पैटर्न। इस बार हम बुलेट्स या वाटर वेव्स की बात ना करके इस बार हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। हमें यहां पे फिर से ऐसा ही इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। हमने सोचा शायद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से निकलने के बाद, ठीक है, शायद वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, यहां से उनकी वेव आई, एक यहां से वेव आई, जस्ट लाइक वाटर की जो वेव्स थी,
वैसे इन्होंने आपस में इंटरफेयर किया होगा और यहां पे आके इंटरफेरेंस पैटर्न बना दिया। सिंपल काइंड ऑफ थ्योरी, यू नो। बट बट अरे भाई साहब, इन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज। यहां पे लगाई एक इलेक्ट्रॉन गन जो कि एक इलेक्ट्रॉन भेजेगी एट अ टाइम। कोई डिटेक्टर नहीं है अभी के बीच में, इस डिटेक्टर को छोड़ दो, बस यहां पे कोई स्क्रीन, ठीक है। जैसे ही ये एक एक करके पार्टिकल्स को भेज रहा था, जैसे ही एक एक करके पार्टिकल को भेज रहा था, यहां से भी कुछ पार्टिकल गए, यहां से भी कुछ पार्टिकल गए, मतलब भेज एक एक करके ही रहे हैं, लेकिन ये दूर है डिटेक्टर, हमें नहीं पता एग्जैक्टली इस स्लिट में से जाएगा या इस स्लिट में से जाएगा। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हमें देखने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है, क्योंकि मैं बोर्ड पे ऐसे ही बना पाऊंगा अभी। तो अगर हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भी भेज रहे थे, तब भी यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न आ गया, गिवन कंडीशन बीच में कोई डिटेक्टर नहीं लगा हुआ। सेम गोस फॉर लाइट। जैसे ही यहां से एक एक करके हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा, फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न। ये चल क्या रहा है? हमने पहले तो सोच लिया कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा, और जाने के बाद उसने आपस में मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न बना लिया होगा सामने। एज सिंपल एज दैट। ओ भाई साहब, ऐसा हो ही तो नहीं रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। अगर हम सिंगल पार्टिकल को भी भेज रहे थे, तब भी इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा था। इसका मतलब कुछ तो वियर्डनेस चल रही है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताता हूं मैं तुम्हें। शायद ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से जा रहा है एट द वेरी सेम टाइम, जो कि सोच के कितना वियर्ड लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस दरवाजे से और इस दरवाजे से दोनों से जा सकता हूं एक ही समय पे। इट इज नॉट पॉसिबल ना। बट यहां पे भी वैसे ही लग रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट बेस्ट एक्सप्लेनेशन ही यही लग रही है इंटरफेरेंस पैटर्न बनने की, कि इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा रहा है, और फिर इंटरफेरेंस करके आपस में ही, एक ही इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरफेरेंस करके इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड। कोई बात नहीं, झेल लेते हैं थोड़ा सा। क्वांटम वर्ल्ड वियर्ड होगा, झेल लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां तक सारी बात ठीक थी। लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हमारा इंतजार कर रही थी, विच इज ये वापस लेके आते हैं डिटेक्टर को। जैसे ही हम डिटेक्टर को वापस लेके आए, या तो हम डिटेक्टर को यहां रख सकते हैं, या हम डिटेक्टर को इन स्लिट्स के जस्ट आगे रख सकते हैं। हम देख लेंगे। मैं देखना चाह रहा था कि कौन सी स्लिट से जा रहा है पार्टिकल। मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा था इन डिटेक्टर्स का यूज करके कि वो 1 से जाता है या 2 से जाता है, 1 से जाता है 2 से जाता है, या दोनों से एक साथ जाता है। चेक करेंगे ना यार, ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि दोनों स्लिट से जा रहा है। मैंने यहां से डिटेक्टर हटाया अभी के लिए, यहां भी लगाएंगे अभी, बट मैंने यहां डिटेक्टर लगा दिए, ये D1 डिटेक्टर, ये D2 डिटेक्टर। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन गया, अब इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न पहले बना रहा था, हमारी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो दोनों स्लिट से जाता है एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है। लेकिन जैसे हमने डिटेक्टर लगाए, तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक समय पे एक ही स्लिट में से पास कर रहा था, या तो ऊपर से या नीचे से, विद सम प्रोबेबिलिटी कि वो ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ऊपर से जाएगा या नीचे से, बट या तो वो इस स्लिट से जा रहा था या इस स्लिट से जा रहा था, या इस स्लिट से या इस स्लिट से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन गन से एक एक इलेक्ट्रॉन को फायर कर रहे हैं। और हमने देखा सडनली ऐसा डायग्राम नहीं आया, ऐसा कंबाइंड सा डायग्राम बन गया, जैसा भी मैंने पहले बनाया था। इसका मतलब है अब ये बुलेट्स जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे ही मैं इसको डिटेक्ट करना स्टार्ट किया, ये बुलेट्स जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। बुलेट्स थोड़ी आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न इसका गायब हो गया। तुम सोच के देखो कितना ज्यादा अजीब है, वियर्डनेस सुनो। डिटेक्टर हटाया, इंटरफेरेंस वापस। डिटेक्टर लगाए, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब। अब सिर्फ दो ऐसे स्ट्रिप्स ही बन रही थी और कुछ भी नहीं है वहां पे। कितना ज्यादा वियर्ड है ना यार। मैं जैसे ही इसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपना नेचर ही चेंज कर ले रहा है। और यही तो है क्वांटम वियर्डनेस, यही थी मेन क्वांटम वियर्डनेस। फिर हमने क्या किया, हम और शातिर, हमने कहा इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं लगने देंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ खेलते हैं गेम। और वो गेम क्या है कि मैंने डबल स्लिट तो लगाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पता चल रहा है ना कि यहाँ पे डिटेक्टर, और डिटेक्टर के कारण वो अपना नेचर चेंज कर लेता। कोई बात नहीं, हम एक गेम खेलते हैं। दिस इज सोर्स, या इलेक्ट्रॉन गन जिसकी बात कर रहे हैं। और यहां पे इस बार हमने लगा दिया, या इस स्क्रीन पे या इसके जस्ट पहले लगा दिए दो डिटेक्टर। बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। यहां पे इलेक्ट्रॉन को पता लग रहा है ना, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, इसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो स्लिट 1 से आएगा या स्लिट 2 से आएगा। अगर वो स्लिट 1 से आएगा तो यहां पे डिटेक्ट हो जाएगा, स्लिट 2 से आएगा यहां से डिटेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहां पे डिटेक्टर नहीं पड़े हुए, तो हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग वो दोनों स्लिट से जाएगा एट द वेरी सेम टाइम। है ना, है ना, है ना। वो दोनों स्लिट से जाएगा एट द वेरी सेम टाइम, अगर उसका वेव नेचर भी हुआ तो।
हमने डिटेक्टर लगाए, मेजर करने की कोशिश की और फिर से देखा इंटरफेरेंस पैटर्न गायब। समहाउ फिर से इलेक्ट्रॉन को पता लग गया कि यहां पे डिटेक्टर पड़े हुए हैं और उसने पिछले वाले इलेक्ट्रॉन को इंफॉर्मेशन भेज दी कि भाई आगे डिटेक्टर पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ सोचने में हमें लग रहा है, कुछ तो ऐसा वियर्ड सा हो रहा है। या फिर ऐसे समझ लो, जो इसकी एक्सप्लेनेशन कई बार दी जाती है, ऑल्दो इट इज नॉट करेक्ट, मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा क्यों करेक्ट नहीं है, बड़ी बेकार सी है, बट ठीक है, झेल लेंगे थोड़ा सा। ऐसा भी हो सकता है शायद कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां पहुंचा, उसने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके खुद को इंफॉर्मेशन दे दी कि आगे डिटेक्टर पड़े हैं, तो वेव नेचर नहीं शो करना, पार्टिकल नेचर शो करना है, तो वो पार्टिकल की तरह यहां से बाहर आ गया। सुनने में अच्छी लगती है, ये थोड़ा सा साइंस फिक्शन है, बट ऐसा हुआ होगा कि वो पास्ट में जाके टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया, खुद को इंफॉर्मेशन दी और अपने नेचर को चेंज करवा लिया। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट अभी के लिए मान लेते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ तो हुआ यार, ये पार्टिकल नेचर पता नहीं कैसे अपना वापस लेके आ गया, बट इंटरफेरेंस पैटर्न गायब। जैसे मैंने डिटेक्टर हटाया, इंटरफेरेंस पैटर्न आ गया। यहां पे बहुत सारे वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स और भी आते हैं, जैसे क्वांटम इरेजर। आने वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट ये अभी नहीं, अभी इसके लिए बहुत सारा कुछ सीखना होगा क्वांटम इरेजर के लिए। वहीं पे मैं इसका आंसर भी दूंगा कि ये पास्ट में जाने वाली बात सही है या गलत है। गलत है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे अभी के लिए। समझ आया? दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है, अगर तुम्हें मैं अभी थोड़ा सा यहां पे मैथमेटिकली दिखाना चाहूं चल क्या रहा है, तो वो कुछ ऐसे समझ लो। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा, अभी के लिए कोई मैं डीप नहीं जा रहा। जो भी यहां पे एनर्जी या फिर इंटेंसिटी कलेक्ट हो रही थी एट अ पॉइंट, वो इंटेंसिटी हमने देखी, वो डिपेंड करती है हाइट ऑफ दैट वेव पे। जो भी वेव आके यहां पे टकरा रही है, जैसे वाटर वेव्स की बात कर रहे थे, वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर ये मैं I1 लिखूं तो ये H1, I2 लिखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा H2, ऐसा कुछ। ठीक है, ये वेव्स की बात हो रही है, याद रखना, दिस इज फॉर वेव्स। और अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो ये बन जाएगा I1। अगर मैं I12 निकालना चाहता, याद रखना, I12 निकालना चाहता तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता H12x के, विच मीन्स दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1x प्लस H2x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, जो कि थोड़ी सी मिस्ट्री सॉल्व करता दिख रहा है। इतना इजी सा फॉर्मूला, जैसे वो मोदी जी बोलते हैं ना, प्लस में 2ab, वही वाला प्लस में 2ab है। उन्होंने बड़ा सोच समझ के बोला है, मेरे ख्याल से उन्होंने तो YDSC मेरे से भी ज्यादा बढ़िया से पढ़ा हुआ है। मेरे को तो लगता है जो यंग जिसने YDSC के बारे में बताया था, उससे भी बढ़िया मोदी जी को समझ आया, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि प्लस में 2ab का तो कुछ काम है यहाँ पे। वही है जो पंगा करा रहा है, और उसे ही बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, है ना। हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, ये I1 आनी चाहिए थी प्लस I2। हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए था आंसर जो हमारा कॉमन सेंस कहते हैं कि एक इंटेंसिटी यहां से आ रही, इंटेंसिटी यहां से आ रही, दोनों को सिंपल एडिशन हो जाएगा बुलेट्स की तरह, है ना। बट कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसा आना चाहिए था, इट्स नॉट इक्वल। ये भी मैं वाटर वेव्स की बात कर रहा था। अगर मैं सेम बताना चाहूं इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो पंगा हो रहा था, इफ वी आर नॉट मेजरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो कहानी कुछ ऐसी हो रही है, P12x, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इट इज नॉट इक्वल टू P1x प्लस P2x, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पार्टिकल एट पॉइंट x। एक स्लिट की वजह से, ये दूसरी स्लिट की वजह से, इसका मतलब कुछ यहां पे और भी टर्म आ रही है, दैट इज इंटरफेरेंस टर्म। अब तीनों को एक साथ लिख के बताता हूं। बुलेट के लिए अगर मैं लिखना चाहूं, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, बुलेट्स के लिए लिखना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सिंपल एडिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इंटरफेरेंस जैसी टर्म नहीं आती है। यहां पे आए वाटर वेव्स के लिए, वेव्स आपस में इंटरफेरेंस कर सकती हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन इसकी बन रही है। बुलेट्स के लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वर्क इसमें प्रोबेबिलिटीज करती हैं, क्योंकि पार्टिकल नेचर तो हमें पता होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की बात कर पाएंगे हम यहां पे, और साथ ही साथ वेव जैसी प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करेगा। मतलब दे आर पार्टिकल एज वेल एज, ये एक्सपेरिमेंट है, ये मैं कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं बता रहा। अगर मैं थ्योरेटिकल फिजिक्स अभी पढ़ाना चालू करूं भाई साहब, उसमें तो मैथमेटिक्स लगेगी डीप, अभी के लिए कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो हो रहा है, जो कि इस भाई ने बताया था, याद है, डी ब्रोगली लास्ट
लेक्चर में तुम्हें बताया गया था। इस भाई ने बताया था कि पार्टिकल हैज ड्यूअल नेचर, जो कि यहां से भी शो होता दिख रहा है। लेकिन उतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो कि कभी पार्टिकल कभी वेव, कभी पार्टिकल कभी वेव, ऐसा नहीं है। जब तक मैं इलेक्ट्रॉन को मेजर नहीं करूंगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे समझ लो। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं ये, बहुत ज्यादा बड़ी। जब तक तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर ना करो पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती। चलो ये भी छोटी बात हो गई, जब तक मैं इलेक्ट्रॉन को मेजर ना कर लूं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे देख पा रहे हो कितनी वियर्ड चीजें निकल के आई हैं इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से। अब तो मैं इसको छोटा भी नहीं बोल पाऊंगा। और समझ पा रहे हो क्यों कुछ लड़के जो हैं, या कोई भी, जरूरी नहीं है लड़के, कुछ लोग जो हैं इसको अपने बायो में लिखते हैं। समझ पा रहे हो क्योंकि इतना ज्यादा वियर्ड है, जैसे उनकी कभी जिंदगी हुआ करती थी, बिल्कुल वैसे ही। समझ पा रहे हो? बढ़िया। मैं कुछ यहाँ पे बातें लिखना चाहूंगा, डोंट वरी, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाइजनबर्ग के द्वारा वो जो मैंने बुक पढ़ी थी ना, वहां से निकाली हुई है, तुम्हारे जरूर काम में आएंगी तुम्हारी जिंदगी में। हाइजनबर्ग्स बातें। बातें ये कभी ना तू भूलना कि कोई तेरे खातिर नहीं जी रहा, क्योंकि ये तो रहे ही नहीं अब। कोई बात नहीं, राइमिंग तो नहीं बनी, लेकिन बातें बहुत अच्छी बताते हैं। सबसे पहली बात है, प्रोबेबिलिटी इज इनहेरेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। एक बार मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तुम सारे समझ जाओगे। एक बार एक एनआईटी में मेरा एक सेशन था क्वांटम मैकेनिक्स पे, तो मैं वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स पे अपना सारा बता रहा था सुपरपोजिशन। और मेरे को बहुत शौक है ऐसे उल्टी सीधी बातें बताने का। जैसे इस बोर्ड को इस समय मैंने टच नहीं कर रखा, क्योंकि देयर आर सम फोर्सेस, वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है और काफी सारी चीजें हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं मेरी बॉडी के एटम्स और इन एटम्स को टच करने में। या टचिंग का मतलब ही क्या होता है ना, कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टच कर रहे हैं। पार्टिकल्स आपस में टच नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन द सेम स्टेट इन एन एटम। तो वो सारी चीजें अगर काम में लें, बताऊंगा आगे जाके, डोंट वरी, ऐसे ना समझो ऊपर ऊपर से बता दिया, बताऊंगा। तो हम उसको टच नहीं कर सकते एग्जैक्टली। इस पे बहस हो गई। अब वो एक बढ़िया प्रोफेसर थे यार, ज्यादा बहस भी नहीं कर सकता था, और मैं स्टेज पे और वो सामने बोल रहे कि ऐसा नहीं होता बेटे, देखो ऐसा नहीं होता है। ये हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो क्वांटम वर्ल्ड है, वो डिटर्मिनिस्टिक है। वो तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में दिक्कत है। मैं उनको वहां पे करेक्ट किया था, शायद वो तो नहीं माने। और जब मैं स्टेज से उतरा तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख जाओगे सीख जाओगे। मैं सेम बोलना चाहता था उन्हें, बट वो बहुत ज्यादा सीनियर थे तो नहीं बोल पाए। तुम्हें जरूर कहना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी इज इनहेरेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसे नहीं होता है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटम वर्ल्ड के अंदर दिक्कत है। तभी तो लोग वो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी ले जाते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी तो बोलते हैं। वो इसीलिए बोल पा रहे हैं, उनकी जुबान इसीलिए खुली हुई है क्योंकि वो भाई साहब को पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हमने हमारे एक्सपेरिमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड ही ऐसा है कि मैं एग्जैक्टली चीज को नहीं बता सकता। एक मेरे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो कितनी देर में पार्टिकल रिलीज करेगा, एग्जैक्ट टाइम कोई बता के दिखा दे, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मैं प्रोबेबिलिटी बता पाऊंगा उसकी कि कितने समय में निकलेगा वो पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग सम पार्टिकल। हाँ, प्रोबेबिलिटी बता देंगे इतने समय में निकलने की, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। प्रोबेबिलिटी एक एटम में एक पॉइंट पे होने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताओ, विच इज जीरो, क्योंकि एक पॉइंट की बात ही नहीं कर सकते हम रीजन की बात कर सकते हैं। इस रीजन में होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। ठीक है, मैं कोई किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मेरे ख्याल से एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाना कि वही सही है, वो अच्छी बात नहीं। मैं भी नहीं कह रहा कि भाई मैं ही सही हूं, इट इज नॉट 100% करेक्ट। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भाई तुम अपना आर्ग्यूमेंट लेके आओ, मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसा नहीं होता है, डिटर्मिनिस्टिक है, हम तो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन भी ऐसे बिलीव करता था। ऐसा नहीं होता है। तुम मेरे सामने कोई काउंटर एग्जांपल लेके आओगे, मैं जरूर तुम्हारी सुनूंगा। ठीक है, मानूंगा अपनी वो अलग बात है। जस्ट किडिंग, तुम्हारी भी मान लूंगा फिलहाल के लिए। एक और चीज, एन इलेक्ट्रॉन इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब है भाई वो है इंट्रोवर्ट आदमी मेरे जैसा। अगर कोई नहीं है तो अलग नेचर, कोई है तो अलग नेचर। मान लो बहुत सारे मेहमान आ गए दूसरे रूम में बैठे, मेरा अलग नेचर होगा। और भाई मैं अकेला हूं तो मुझसे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। और अगर मेरे आसपास कोई है तो फिर इंट्रोवर्ट। पता नहीं किस बात का एक्सट्रोवर्ट होता भाई। आंख पे खीरे लगा रखे हैं, और मतलब समझ पा रहे हो ना, मुंह पे वो सनस्क्रीन लगा रखे, वो सारी चीजें वो भी कर लेते हैं हम कभी कभी सपने में, जब कोई ना हो तो। समझ गए ना? एक है अपने पास
ऐसा मैं इस पॉइंट को लिखना नहीं चाहूंगा लेकिन बताना चाहूंगा, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन इंस्ट्रूमेंट जो कि बिना किसी क्वांटम सिस्टम को डिस्टर्ब करे उसको मेजर कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर लो। इट इज इम्पॉसिबल। लिखनी बनती ही है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सी लग रही है। सो फाइनल वर्ड्स ये हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन इंस्ट्रूमेंट और एन अपरेटस दैट कैन डू अ मेजरमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग दिस सिस्टम। क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा चैलेंज, कैसे एक्सपेरिमेंट करें ताकि सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो, वही टैकल करना है हमें आगे जाके। और बहुत ही सुंदर से इसके तरीके मैं बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है, कुछ तरीके हैं वो उसको यूज करके, और कुछ और भी तरीके हैं उसको बताएंगे। बट मेरा अभी मेन काम ये था कि तुम्हें दिखाना ये क्या चीज। आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि ये कितना पावरफुल वर्ड है। दिस इज YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द मोस्ट पावरफुल थिंग इन होल फिजिक्स। सबसे ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट मुझे ये लगता है। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन होल फिजिक्स तो मैंने बोल दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट इन होल फिजिक्स मेरे को ये लगता है, अकॉर्डिंग टू मी। देखो मैं जनरली नहीं बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट यही था। कई सारी चीजों को इसने एक्सप्लोर करवा दिया, कितनी क्वांटम वियर्डनेस को अनलॉक करके रख दिया कि हमें दिखा दिया कि बेटा ऐसा है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि काफी सारी चीजें इसमें सीखने को मिली होंगी, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अब मैथमेटिक्स के साथ फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिक्स आने वाली है। तो अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करो बहुत सारी, और सीखते रहो क्वांटम मैकेनिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।